वर्ल्ड जियोग्राफी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम अपन देखे थे माउंटेन्स, ठीक है। आई होप आप सब एटलीस्ट साथ में लेके बैठे हैं और मैं जो माउंटेन्स बता रही हूँ, जो पीक बता रही हूँ, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वाला याद नहीं है, आगे नया पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी की तीसरी क्लास में हम एक बार रिवीजन करते सेकंड क्लास का कि हमने जो माउंटेन्स देखे थे नॉर्थ अमेरिका के, वो क्या क्या है और क्या नहीं। एक रफली मैप बना के 2 मिनट में देख लेते सारे। चलिए, मैं पेन से इशारे करूंगी, आप बोलना साथ साथ में कि कौन सा माउंटेन है। यहाँ पे ब्रुक्स माउंटेन, यहाँ पे अलास्का माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज मतलब, यहाँ पे पैसिफिक कोस्ट रेंज, यहाँ पे बड़ा सा रॉकी माउंटेन, फिर कैस्केड, उसके नीचे सेरा नेवादा, यहाँ पे सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऊपर सेरा माद्रे ओरिएंटल, बीच में ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखीय पेटी, और यहाँ पे अपने क्या था, अपलेशियन माउंटेन। और ये तो हमने कैनेडियन शील्ड, चलो ये माउंटेन में नहीं था, इतना था। कुछ एक बातें जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स के बारे में बताई थी आपको मैंने कि अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। अच्छा, कल मैंने आपको ऐसा बोला था कि जो अलास्का रेंज है उसका नाम है दूसरा देनाली, वो सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई थी, अलास्का रेंज का दूसरा नाम नहीं है। ये जो माउंट मैकिनले है ना, जो हाईएस्ट पीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका की, इसका दूसरा नाम देनाली है, तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। तो ये अलास्का रेंज के बारे में। फिर हमने पढ़ा था पैसिफिक कोस्ट रेंज। पैसिफिक कोस्ट रेंज में 2 चीजें देखी, एक तो कनाडा वाले पार्ट में एक रेंज पड़ती है सेंट एलियास, सेंट एलियास में हाईएस्ट पीक का नाम माउंट लोगान। उसके बारे में खास बात है, माउंट लोगान पूरे कनाडा की फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट पीक है और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पीक है। फिर ये जो पैसिफिक कोस्ट रेंज के बारे में देखा, उसके बाद में हम देखेंगे कैस्केड रेंज, इसी का पार्ट है। और कैस्केड रेंज के बारे में क्या देखा, ये वॉल्केनिक माउंटेन है और इसकी 3 जो है वॉल्केनिक चोटियां है, कौन कौन सी, वुड, रेनियर और शास्ता। फिर हम आए थे रॉकी माउंटेन पे। आपको पता है, कल मैं बताना भूल गई, RS 2021 में रॉकी माउंटेन में सीधा 5 नंबर का सवाल आया था कि बताइए रॉकी माउंटेन के बारे में आप क्या जानते हो, उसकी विशेषताएं बतानी थी। तो रॉकी माउंटेन के बारे में आप क्या जानते हैं, देखिए वो कैसा माउंटेन है, यंगफोल्ड। ये सारे यंगफोल्ड माउंटेन थे, एक ही एक्सेप्शन था, सियरा नेवादा। तो रॉकी माउंटेन कैसा है, यंगफोल्ड माउंटेन है। दूसरी बात, ये कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है, तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से लेके यूएसए के न्यू मैक्सिको तक ये फैला हुआ है। इसमें कौन सा मिनरल है जो ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें हमने बात की थी कॉपर ज्यादा पाया जाता है, बाकी लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा, जस्ता, चांदी ये भी पाए जाते हैं इसमें। फिर देखिए कैस्केड सेरा नेवादा, सेरा नेवादा के बारे में 2 बातें कि ये एक खंड पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है। और इसकी बात क्या थी कि ये जो है ना पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है और यहाँ पे ना एक नेविगेबल लेक पाई जाती है, एक जिसमें नौवन कर सकते हैं वैसे एक झील पाई जाती है। उस लेक का नाम क्या है, लेक ताहो, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आए थे हम यहाँ पे ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखीय पेटी के ऊपर। इसका थोड़ा फनी सा नेम था, जो हाईएस्ट पीक थी उसकी क्या नाम था, सिटलटेपेटल, सिटलटेपेटल। इसका दूसरा नाम क्या था सिटलटेपेटल का, पिको डी ओरिजाबा। और सेकंड पीक भी बताई थी मैंने, पोपोकटेपेटल करके, चलो खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एप्लेशन के बारे में बात की थी, बताइए एप्लेशन के बारे में क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी सवाल आना बन सकता है। एप्लेशन माउंटेन के बारे में ये बताया था कि ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, कटा फटा माउंटेन है, बहुत साल पहले बना हुआ था, इसीलिए अभी बहुत घिस चुका है, इरोड हो चुका है। तो एप्लेशन माउंटेन में किसके भंडार पाए जाते हैं, कोल के, कोयले के। दूसरी बात, जो एप्लेशन माउंटेन है उसके राइट साइड में, जैसे मैंने यहाँ कल ग्राफ बना के बताया था, ये एप्लेशन माउंटेन है मान लो, इसके राइट साइड में नदियां ऐसे गिरती थी, तो यहाँ पे भी पहले बहुत ऊंचा भाग था ये वाला, लेकिन
समय के साथ साथ नदियां, आपको पता है पानी में बहुत संयम होता है, कंटिन्यूअसली बहता है तो चीजों को इरोड कर देता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पानी की जो नदियां बहती थी उन्होंने इसको इरोड कर दिया और पठार में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे एक पठार बन गया यहाँ पे। इस पठार का नाम हमने क्या बोला था, पिडमोंट का पठार, पिडमोंट प्लेटो, एप्लेशियन के राइट साइड में। और ये जो पिडमोंट प्लेटो था ना, यहाँ पे जब नदियां गिरती है तो बहुत अच्छा एक अवसर होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे जो है, यहाँ बहुत सारे जो भी रीजन पड़ते हैं, जो क्षेत्र पड़ते हैं, उन्होंने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बहुत काम किया है। ठीक है, दूसरी बात, इस रीजन को क्या कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल लाइन रीजन। क्या कहते हैं इसको, फॉल लाइन रीजन। चलिए, ये होगी एप्लेशियन माउंटेन के राइट साइड की बात। अब थोड़ा लेफ्ट में आई तो एप्लेशियन माउंटेन के राइट में हो गया, लेफ्ट साइड में पड़ती है अपने ग्रेट एप्लेशियन वैली। मैंने बताया था कि दो नदियां हैं जो इस घाटी का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियां हैं बताना जरा, सेंट लॉरेंस और टेनेसी, सेंट लॉरेंस रिवर और टेनेसी रिवर। ये जो सेंट लॉरेंस नदी, ये मेनली किस देश की मुख्य नदी है, ऐसा सवाल आ चुका है एक बार एग्जाम में। ये है कनाडा की मुख्य नदी। और ये सेंट लॉरेंस नदी और टेनेसी नदी एक साथ इस घाटी का, ग्रेट एप्लेशियन वैली का निर्माण करती है। उसके बाद ये डाइवर्ज हो जाती है, सेंट लॉरेंस अपने कनाडा में और ये अपने यूएसए में आ जाती है, टेनेसी। उसके थोड़ा आगे जाते तो हमने देखा था कि ऐसे करके रिज वैली रीजन देखा था, कटक घाटी क्षेत्र देखा था। तो उसमें क्या था कि कटक थी, फिर बीच में थोड़ी घाटी आ रही, फिर कटक आ रही, फिर घाटी आ रही। कटक मैंने बता दिया आपको कि लगभग समानांतर हाइट की बहुत सारी जो माउंटेन रेंजेस है, पैरेलल होती है लगभग, उसको बोलते हैं कटक। और ये वैली बीच में आ रही है तो कटक वैली क्षेत्र बोल दिया। यहाँ पे किसके मतलब भंडार है या क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बताया था लाइमस्टोन ज्यादा पाया जाता है। उसके थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे तो बोर्ड एक कम पड़ी आपने, ये जैसे एप्लेशियन माउंटेन है, यहाँ पे आगे ग्रेट एप्लेशियन वैली, फिर यहाँ आ गया रिज वैली रीजन, फिर यहाँ पे एक पठार आया था। चलो बताओ एक बार, इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है अप्लेशियन का पठार, अप्लेशियन प्लेटो। अब इस अप्लेशियन प्लेटो को दो भागों में हमने तोड़ा था, ऐसे डॉट डॉट करके। ऊपर वाले को तो बोला था एलिगनी, और नीचे वाले को बोला था कम्बरलैंड प्लेटो, कम्बरलैंड का पठार, राइट। तो ये अप्लेशियन माउंटेन के बारे में जो थी बातें वो बता दी आपको। तो देखो, मुश्किल से ऐसे 5-7 मिनट लगे, कल का रिवीजन हो गया। तो कल की चीजें याद रख के चलिए ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। आज हम देखेंगे जो शुरुआत करेंगे प्लेटो से, पठार से, कि नॉर्थ अमेरिका में मेनली कौन से पठार पाए जाते हैं। फिर समय बचा तो अपन घास के मैदान जो पाए जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में शुरू करते हैं अभी अपन, अपने पेपर आंखें करो। हाँ, पठार से, प्लेटो से। तो पठार क्या होता है आप सभी को अमूमन पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते कि एक बड़ा पर्वत है, मान ली इसकी ऊपर की जो चोटी होती है वो कैसे नुकीली टाइप से होती है, लेकिन उसको ऐसे काट दो, ऐसे कट करने पे कैसे ऊपर फ्लैट बन जाएगा। तो इस आकृति को कहते हैं, जैसे टेबल नुमा आकृति, उसे कहते हैं पठार। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में मोटा मोटी तौर पे 7 पठार पाए जाते हैं, जिसमें से पढ़ने अपन को 4-5 ही है। पहला पठार पाया जाता है कोलंबिया का पठार। मैं आपको बताती हूँ इनके लोकेशन, क्योंकि मैप से चीजें ना ज्यादा याद रहती है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, बताइए इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इसका नाम है रॉकी माउंटेन। यहाँ पे पड़ती है अपने कैस्केड श्रेणी, मैंने कल बताया था। और यहाँ पे पड़ती है सिएरा नेवादा। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था कि सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल, इधर ये जगह पड़ती है। अब आप देखिएगा, कैस्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है कोलंबिया प्लेटो, कोलंबिया का पठार। और नीचे आओगे, सिएरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में एक पठार पड़ता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेट बेसिन प्लेटो, ग्रेट बेसिन का पठार। उसके बाद में रॉकी माउंटेन के फुट हिल रीजन में पदेन क्षेत्र में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है कोलोराडो प्लेटो, कोलोराडो का पठार। और ये अपने मैक्सिको कंट्री पड़ती है ना यूएसए के नीचे, मैक्सिको पे अपने एक पठार पड़ता है, मैक्सिकन प्लेटो बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? मैक्सिकन
प्लेटो। अब आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे मैक्सिको के इधर राइट साइड में ऊपर, तो यहाँ पे आपको दो पठार मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। इसका नाम है, नीचे वाले का नाम है एडवर्ड और इसका नाम है ओजार्क। मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है, एडवर्ड और ओजार्क। ये हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में ये आता है अपने कैनेडियन शील्ड। मैंने बताया था फिजिकल डिवीजन करते वक्त कैनेडियन शील्ड एक भौतिक प्रदेश है अपने नॉर्थ अमेरिका को, जो अपन पढ़ेंगे। तो ये है कैनेडियन शील्ड। तो ये टोटल 7 आ गए। कोलंबिया, कोलंबिया का पठार किसके बीच में? कैस्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के, रॉकी केजीएफ वाले नहीं, अपने रॉकी माउंटेन। दूसरा यहाँ पे सेरा नवादा, सेरा नवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में ग्रेट बेसिन। नीचे आओगे थोड़ा कोलोराडो, और यहाँ पे आओगे थोड़ा मैक्सिको में तो मैक्सिकन प्लेटो, मैक्सिको का पठार। और थोड़ा ऊपर जाओगे तो एडवर्ड और ओजार्क का पठार, एडवर्ड का पठार, ओजार्क का पठार, और यहाँ पे तो कैनेडियन शील्ड है। तो चलिए एक एक को थोड़ा बारीकी से देखना शुरू करते हैं। आज ना मैंने थोड़ी पिक्स भी कलेक्ट की है ताकि चीजें प्रैक्टिकल देखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा चीजें समझ आएगी। तो कोलंबिया का पठार, कोलंबियन प्लेटो। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक बार ये आपको पठार दिख रहा है ना, ये पठार इस पर्वत और इस पर्वत, ये कौन सा है? रॉकी माउंटेन। ये कौन सा है? अपने कैस्केड श्रेणी, कैस्केड माउंटेन। इनके बीच में पड़ रहा है ना, तो दो पर्वतों के बीच में जब भी कोई पठार पड़ता है तो उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटो, अंतः पर्वतीय पठार। अब अंतः पर्वतीय पठार क्या होता है? आप देखिए, ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, यहाँ पे एक पठार पड़ रहा है। तो आप बताइए, यहाँ से अगर कोई बादल अपने पानी लेके आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो ये तो वर्षा यहीं पे कर देंगे इससे टकरा के। ये कौन सा? ये पवन मुखी और ये पवन भिमुखी पड़ जाएगा, मतलब ये विंडवर्ड और ये लीवर्ड पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे कैसे परिस्थितियां पाई जाएगी? बादल यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बीच में पर्वत आ गए हैं। यहाँ से भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से भी इसकी वजह यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे कैसी परिस्थितियां जनरेट हो जाएगी? अर्ध शुष्क परिस्थितियां, शुष्क परिस्थितियां। तो अंतः पर्वतीय पठार, दो पर्वतों के बीच में अगर कोई पठार आता है तो उसको बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। चलिए, तो कोलंबिया प्लेटो जो है वो अंतः पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेटो। तो कैसी कंडीशंस पाई जाएगी, कैसी परिस्थितियां? अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाएगी। और अब ये जो कोलंबिया प्लेटो है, इस पे एक नदी फ्लो करती है, कोलंबिया नदी। इसकी सहायक नदी होती है एक, जैसे हर बड़ी एक नदी होती है, उसकी छोटी छोटी नदियां होती है जिनको हम सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये जो है अपने कोलंबिया का पठार, ये देखिए कोलंबिया पठार की फोटो है। तो यहाँ पे एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है कोलंबिया, जो मेन नदी है। इसकी एक सहायक नदी है जो थोड़ी बड़ी है, जिसका नाम है स्नेक, SNAKE, स्नेक रिवर। ये इसकी सहायक नदी है। तो ये जो कोलंबिया पठार है ना, कभी कभार इसको ऐसे भी बोलते हैं, कोलंबिया स्नेक पठार, कोलंबिया स्नेक प्लेटो, ठीक है। फिर आप आइए नीचे, सेज ब्रश श्रब्स पाई जाती है यहाँ पे, मतलब श्रब्स मतलब झाड़ियां। यहाँ पे ना ये इस झाड़ियों का नाम है सेज ब्रश। तो ये सेज ब्रश नाम की झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। देखिए ये झाड़ियों की फोटो भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। अब आप मेरे को बात बताइए, कोलंबिया का प्लेटो मैंने आपको कहाँ बना के बताया है? यहाँ पे। ये तो आपको पता है ये कितना हाई लैटिट्यूड पे, यहाँ पे कनाडा आ रहा है, यहाँ पे ये कोलंबियन प्लेटो तो बहुत हाई लैटिट्यूड पे। तो सर्दियों में यहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कृषि सर्दियों में नहीं हो सकती क्योंकि बर्फ जम जाती है। तो सर्दी कब होगी? जब बर्फ पिघलेगी। और बर्फ कब पिघलेगी? जब गर्मियां आएगी। तो गर्मियों में, समर सीजन में यहाँ पे फार्मिंग होती है। तो अब आप बताइए कि ऐसी कृषि जो केवल एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, उसको एक नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सूटकेस फार्मिंग, सूटकेस कृषि। मेरे हिसाब से हिंदी में भी यही बोलते हैं, सूटकेस कृषि, या अटैची कृषि तो नहीं बोलते होंगे, सूटकेस कृषि ही बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये सूटकेस फार्मिंग होती है। ये देखिए, ये कोलंबिया प्लेटो पे जो फार्मिंग होती है ना, उसकी फोटो है कि समर सीजन में यहाँ पे ऐसी चीजें उगाई जाती है। आते हैं किसान विसान अपना वो सूटकेस में चीजें लेके, और कुछ टाइम रुकते हैं समर के टाइम पे, फिर उगा के अपने सामान लेके फिर चले जाते हैं वापस से। तो ये कोलंबिया के बारे में 4 बातें, इंटर माउंटेन प्लेटो है, सेमी एरिड कंडीशंस है, और
सेजब्रश झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ मेन कोलंबिया नदी बहती है, इसकी एक सहायक नदी है, स्नेक नाम है उसका, इसीलिए इसको कोलंबिया स्नेक प्लेटो भी बोलते हैं। और यहाँ एग्रीकल्चर होता है, सर्दियों में नहीं होता, बर्फ जम जाती है, गर्मियों में होता है, इसलिए यहाँ पे सूटकेस फार्मिंग ज्यादा प्रचलित है। चलिए अब नेक्स्ट पठार है अपने ग्रेट बेसिन प्लेटो, ग्रेट बेसिन का पठार। पहले मैं आपको ग्रेट बेसिन जो पठार है उसकी फोटो बताऊंगी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रेट बेसिन का पठार है। मैं इसकी फोटो लेके आई, ये वाला, सिर्फ इसको देखना है, ये तीनों मत देखना है, इनका अभी आगे आएगा नाम। तो ग्रेट बेसिन प्लेटो, ठीक है, ये किस किस के बीच में, मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में पड़ता है। तो ये भी कैसा होगा, इंटर माउंटेन प्लेटो होगा, अंतः पर्वतीय पठार होगा। यहाँ पे भी परिस्थितियां कैसी पाई जाएगी, सेमी एरिड, अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाएगी। अच्छा, ये ना रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है। अब ये क्या बला है, रेंज बेसिन रीजन, रेंज मतलब श्रेणी, बेसिन को बेसिन ही लिखते हैं, तो श्रेणी बेसिन क्षेत्र का भाग है ये। आप ध्यान से देखिए, इस वाले मैप को देखिए, यहाँ पे ना माउंटेन रेंज आएगी थोड़ी सी, फिर बीच में घाट, अपने क्या बोलते हैं, एक बेसिन आएगा। अब मेन फर्क क्या है इसमें, ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक पर्वत है और ये भी एक पर्वत है, तो ऐसे ना, ये तो मैंने सिर्फ एक ऐसे पर्वत बनाए, ऐसे कई सारे पर्वत ऐसे कंटिन्यूअसली एक श्रेणी में होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं रेंज बेसिन क्षेत्र। ये ना अपन ने रिज वैली रीजन पढ़ा था ना, लगभग उसी के समान है, लेकिन फर्क इतना है कि देखिए, रिज जो होते हैं ना वो लगभग पैरेलल होते हैं, जो पर्वत होते हैं उनकी हाइट लगभग समानांतर होती है। रेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मान लीजिए इतना पर्वत आ गया, फिर आगे चल के इतना बड़ा आ गया, तो फर्क बस हाइट में हो जाता है, इसलिए इसको रेंज, अब यहाँ पे वैली नहीं बोल के बेसिन बोला है। आपको पता है वॉश बेसिन होता है अपने घर में, तो उसमें कैसा होता है, पानी चारों ओर से उसी पाइप के थ्रू ड्रेनेज होके बाहर जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब पानी आता है तो सीधा यहाँ पे आके यहाँ पे लुप्त हो जाता है, क्योंकि अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती। इस वजह से यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है ग्रेट बेसिन प्लेटो में। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदियां आ रही है, अंदर ही अंदर गायब हो जाती है, मतलब अपने वो लुप्त हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रवास नदी तंत्र, है ना। ये देखिए, ये रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है, श्रेणी बेसिन ये ऐसा होता है। यहाँ पे ये पहले एक रेंज आएगी, उसके बाद में एक थोड़ा सा बेसिन आएगा, फिर रेंज आएगी, इसकी हाइट बढ़ी है पहले वाले से, फिर एक बेसिन आएगा, फिर रेंज आएगी, मतलब ऐसे इस तरह चलता है ये तो ये भी गायब, हाँ ठीक है। रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है। यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, आप समझ के, अंतः प्रवाह तंत्र पाया जाता है, क्योंकि नदियां गिरती है और वहीं नीचे जाते जाते लुप्त भी हो जाती है। अब दूसरी बात, ग्रेट बेसिन प्लेटो पढ़ रहे ना, तो इसमें दो और ग्रेट का नाम सुनने को मिलेगा। कौन कौन से, एक तो ग्रेट सॉल्ट लेक और एक पढ़ेंगे ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। अब ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये रही इसकी फोटो ग्रेट बेसिन डेजर्ट की। यहाँ पे अर्धशुष्क परिस्थितियां हैं और इस कारण यहाँ पे डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। और भी एक दो कारण है, वो अपन नदियों के बारे में देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बाकी यहाँ पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट पाया जाता है और ग्रेट सॉल्ट लेक पाई जाती है। दो चीज ग्रेट बेसिन प्लेटो में पाई जाती है। इसकी फोटो भी है शायद, हाँ ये रही, ये ग्रेट सॉल्ट लेक की फोटो है और ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट की फोटो है। अब यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है, उसका नाम है डेथ वैली। डेथ वैली क्या चीज है, देखिए, डेथ वैली एक ऐसी जगह है जहां पे पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट मिलता है हमें, और पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है अभी तक, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज है, ये तो मिट गया, हाईएस्ट यहाँ पे लिखा था हाईएस्ट टेम्परेचर। डेथ वैली में, इसको बोलते हैं मृत घाटी, डेथ वैली में हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है, कितना, 57.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और लोएस्ट पॉइंट पाया जाता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का।
ऐसे लोएस्ट पॉइंट अपने पूरे वर्ल्ड का शायद डेड सी में है -400 मीटर के आसपास, लेकिन यहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो -86 मीटर की डेप्थ में पाया जाता है। मैं इसकी फोटो बताती हूँ आपको एक बार डेथ वैली की। ये देखिए, ये अपने है डेथ वैली, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, ये डेथ वैली इतनी मतलब वो नीचे है, और उससे भी मतलब डेथ वैली का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखा जाए ना तो वो ये है। ये देखिए, ये एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे सुनसान अकेला, और इसको ये अब ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इसका एक नाम दिया गया है। डेथ वैली खुद भी लोएस्ट बहुत नीचे है सी लेवल से, लेकिन उसमें भी एक सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है बेड वाटर बेसिन। क्या नाम है? बेड वाटर बेसिन। ये बेड वाटर बेसिन की फोटो है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल ऊपर है अपने जमीन, उससे कितना डीप में है ये पॉइंट। व्यक्ति पता नहीं यहाँ क्यों खड़ा है। चलिए, जोक सपाट। अब हमने 2 प्लेटो देख लिए, कोलंबिया प्लेटो और ग्रेट बेसिन प्लेटो। तीसरा कौन सा था? कोलोराडो का पठार। कोलोराडो के पठार के बारे में एक खास बात कि ये भी इंटरमाउंटेन प्लेटो है, इधर भी सेमी एरिड कंडीशन पाई जाएगी। ये कोलोराडो नाम की नदी भी यहाँ से बहती है। नाम इसका खतरनाक है। कोलोराडो नाम की नदी भी यहाँ से बहती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो कोलोराडो प्लेटो है ना, ये बना हुआ है लाइमस्टोन का, चूना पत्थर का। और आपको पता है चूना पत्थर कितनी जल्दी से इरोड होता है, कितनी जल्दी से अपरदित होता है। तो यहाँ पे जो नदी है कोलोराडो नदी, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे सान जुआ है, लिटिल कोलोराडो है, ग्रीन है। आपने इतना नहीं जानना, बट इतना पता होना चाहिए कि कोलोराडो प्लेटो पे एक नदी बहती है मेन, जिसका नाम है कोलोराडो नदी। और उस नदी ने क्या किया, इतने समय से जो कोलोराडो पठार था, जो लाइमस्टोन का बना हुआ था, उसको इरोड करती गई, और अब जाके इसकी कुछ ऐसी दशा हो चुकी है जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। काफी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। ये ना पूरी एक चट्टान थी लाइमस्टोन से बनी हुई, लेकिन इस नदी ने समय के साथ साथ काटते हुए ऐसे बना दी घाट, मतलब कैनियन बना दी। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनियन, जिसे हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? वो यहाँ पे कोलोराडो प्लेटो पे पाई जाती है। इसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो कितना डीप में है ये पानी है, ये पानी बह रहा है। लोग यहाँ टूरिज्म के लिए भी खूब ही आते हैं। तो क्या देखा, इंटरमाउंटेन प्लेटो है, सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती है, लाइमस्टोन से बना हुआ है, कोलोराडो नदी बहती है यहाँ पे, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन मतलब एक बहुत बड़ी, यानी घाटी की तरह लाइक। उसके बाद में यहाँ मेसा और ब्यूट का फॉर्मेशन होता है। अब ये मेसा और ब्यूट क्या होता है, तो देखिए कि कोई भी चीज है, आप अगर उस नदी है, इसका अपरदन कर रही है, तो बहुत बड़ी चट्टान है मान लीजिए, तो बड़ी चट्टान इतने से में कन्वर्ट हो जाएगी समय के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं मेसा। और मेसा से भी वो छोटे छोटे और ज्यादा कन्वर्ट हो जाए, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनने लग जाए, बॉक्स टाइप खड़े खड़े, तो उसको बोलते हैं ब्यूट। इसकी फोटोज मैं लगा नहीं पाई, बाकी आप गूगल पे सर्च करना मेसा और ब्यूट कैसे लगते हैं। ऐसे ही कि कोई बड़ी चट्टान है, उसको इरोड करते एक नदी इस शेप में ले आई है, छोटे शेप में, तो बोलते हैं मेसा। और उससे भी छोटा शेप हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्यूट। अरे ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड कैनियन नाम का नेशनल पार्क भी मिलता है, ग्रैंड कैनियन नाम का नेशनल पार्क। ये बात ध्यान में रखने की थी। तो कोलोराडो प्लेटो के बारे में इतनी ही बात थी। अब देखते हैं मैक्सिकन प्लेटो के बारे में। 3 प्लेटो के बारे में देख चुके, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और कोलोराडो का पठार। कोलंबिया के पठार के बारे में 2-3 खास बातें थी। इंटरमाउंटेन प्लेटो है, सेमी एरिड कंडीशंस है, उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्नेक। तो कोलंबिया स्नेक रिवर, मतलब कोलंबिया स्नेक प्लेटो भी बोलते हैं इसको। एग्रीकल्चर होता है, सूट की फार्मिंग होती है, और सेज ब्रश श्रब्स यानी झाड़ियां सेज ब्रश नाम की पाई जाती है। फिर देखा ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन प्लेटो में 2 ग्रेट और आएंगे, कौन कौन से? एक तो ग्रेट सॉल्ट लेक और एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है। उसके बाद में क्या देखा, ये जो ग्रेट बेसिन प्लेटो है, ये जो है क्या था, तो खुद के दिमाग से निकल गया, एक सेकेंड। हाँ, ये रेंज बेसिन, ये नाम ना थोड़ा अटपटा है, हर बार ही मतलब बोलते बोलते भूल जाती हूँ। तो ये रेंज बेसिन का पार्ट है। रेंज बेसिन का पार्ट है मतलब यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, अंतः प्रवाह तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे ना
अब क्योंकि ये डेजर्ट वाला इलाका है तो कैसी झीलें पाई जाएगी, सलाइन लेक पाई जाएगी, खारे पानी की झील, और यहाँ पे डेथ वैली पाई जाती है। डेथ वैली के बारे में खास बात कि यहाँ पे दो बातें, एक तो सबसे हाईएस्ट तो टेम्परेचर और सबसे लोएस्ट तो पॉइंट जमीन पे। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ 57.6 डिग्री सेंटीग्रेड और लोएस्ट पॉइंट कितना हुआ है -86 मीटर। और उसका नाम क्या है लोएस्ट पॉइंट का, तो बेड वाटर बेसिन। फिर कोलोराडो के बारे में देखा, इंटरमाउंटेन प्लेटो है, सेमी एरिड कंडीशंस है। कोलोराडो भी क्या करता है, लाइमस्टोन का बना हुआ था ये प्लेटो, तो इस कोलोराडो नदी ने इसका बहुत अपर्दन किया, अपर्दन से कैनियन बनती गई। वो जॉर्ज बोलते हैं ना, उसका बड़ा फॉर्म होता है कैनियन, ऐसे कैनियन का निर्माण हो गया। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पे, अपने कोलोराडो पे सिचुएटेड है। मैसा और ब्यूट बनते हैं यहाँ पे, और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। अब अपन चलते हैं इसमें मैक्सिकन प्लेटो। इसके बारे में इतनी खास बात नहीं, दो बातें याद रखनी, ये तो फिक्स है, इंटरमाउंटेन प्लेटो तो है ही है, क्योंकि किसके बीच में था ये, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल। दूसरी बात, यहाँ पे एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है ची हुआ हुआ। कितना अटपटा नाम है ना, ची हुआ हुआ। हाँ ठीक है, इसको देखते मूवी का नाम याद आता है, कुछ कुछ होता है चलो कोई नहीं। ची हुआ हुआ मरुस्थल है यहाँ पे। तो इसकी खास बात क्या है, ची से च, तो च से चांदी। यहाँ पे चांदी की सबसे बड़ी खान बोल सकते हो, सबसे बड़ी माइन है यहाँ पे। कहाँ पे, ची हुआ हुआ डेजर्ट में। मैंने खान ही लिखा है तो शायद सही है। ये लार्जेस्ट सिल्वर माइन यहाँ पे ची हुआ हुआ डेजर्ट में इस पे। और एक चीज और कि इस मैक्सिकन प्लेटो को आप मैक्सिकन एल्टी प्लानो भी बोल सकते हो, एल्टी प्लानो, मैक्सिकन एल्टी प्लानो इसका दूसरा नाम है। ये देखिए, ये मैक्सिकन प्लेटो है, इसके फोटोज है, ठीक है, ये मैक्सिकन प्लेटो की फोटो, और ये ची हुआ हुआ डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्टिक इलाका है, यहाँ झाड़ियां हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे ना लार्जेस्ट सिल्वर माइन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अब एडवर्ड, देखो ये देख लिया अपन ने, कोलंबिया देख लिया, ग्रेट बेसिन देख लिया, कोलोराडो देख लिया, उसके बाद में मैक्सिकन देख लिया प्लेटो। और अब अपन को एडवर्ड और ओजार्क नहीं देखना है, बस नाम पता होना चाहिए कि एडवर्ड यहाँ है, ओजार्क यहाँ पे। अब लास्ट अपने बचता है कैनेडियन शील्ड, फिर प्लेटो खत्म हो जाएगा अपने। तो प्लेटो में क्या है, कैनेडियन शील्ड सॉरी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट कैनेडियन शील्ड कहलाता है ये पूरा। और शील्ड किसको कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड नहीं, शील्ड मतलब पुराना लैंड मास, ओल्ड लैंड फॉर्म, जिसको बने हुए सालों हो चुके हैं। तो कैनेडियन शील्ड को क्या कहते हैं, अपने शील्ड का एग्जाम्पल, ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है। दूसरी बात, एक एग्जाम है, याद नहीं आ रहा नाम, उसमें एज इट इज मतलब ऐसे ऑप्शन देके 4 पूछा गया है कि ये वाला कौन सा ऐसा पठार है जो अपने नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और वहां पे ना कैनेडियन शील्ड का नाम नहीं देखे, लॉरेंशियन पठार, लॉरेंशियन प्लेटो का नाम दे रखा था। तो बहुत कम को पता होता है कि इसको लॉरेंशियन प्लेटो भी बोलते, तो आपको पता होना चाहिए कि कैनेडियन शील्ड को लॉरेंशिया का पठार भी बोलते हैं, लॉरेंशियन प्लेटो भी बोलते हैं। ये सवाल आ चुका है। अब दूसरा, ये ना मिनरल रिच इलाका है, यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से, बॉक्साइट है, निकल है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन और बहुत सारे। खास बात यह है कि निकल जो है, निकल का लार्जेस्ट जो कहते हैं ना प्रोड्यूसिंग जगह है वो यहीं पे पाई जाती है। एक माउंटेन है यहाँ पे सैडब्यूरी, ये देखिए, ये सैडब्यूरी माउंटेन जो यहाँ पे बहुत बड़ी माइन कह सकते हो आप, निकल को प्रोड्यूस करने की, एक्सट्रैक्ट करने की जो भी। तो ये सैडब्यूरी है, यहाँ नाम लिखा है मैंने, ये सैडब्यूरी माउंटेन है। यहाँ लार्जेस्ट बोले तो लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसिंग जगह है यहाँ पे। ये एक्चुअली कौन से स्टेट में पड़ती है, यूएस ऑन्टेरियो में पड़ती है शायद मेरे हिसाब से। सैडब्यूरी आप एक बार एटलस में मार्क करना, सैडब्यूरी आपको दिख जाएगा। ये निकल प्रोड्यूसिंग, जब हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे ना उसकी अपने ये नॉर्थ अमेरिका की, उसमें भी यूएस, कनाडा और यूएसए में, तो अपन इसका जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, ये यहाँ पे कैनेडियन शील्ड, क्योंकि ये बहुत ऊपर हाई लैटिट्यूड में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाएंगे, तो यहाँ पे ना मीठे पानी की बहुत सी झीलें पाई जाती है। आपको पता ही है कि ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा दिख रहा भी होगा, एक सेकेंड, ये आपको 5 झीलें दिख रही है, इनको बोलते ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ये जो नाम है एरी, ये सब अपन जब लेक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे अपन इनको। तो कैनेडियन शील्ड के बारे में 2-3 बातें थी। इसको लॉरेंशियन प्लेटो भी बोलते हैं और
इसका ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, इधर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बॉक्साइट है, निकल है, आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है। निकल के बारे में खास बात कि निकल की बहुत बड़ी माइन है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सैडब्यूरी माउंटेन है, जहाँ पे लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसिंग जगह है। फ्रेश वाटर लेक पाई जाती है, मीठे पानी की बहुत सी झीलें पाई जाती है। चलिए, तो अब अपना पठार वाला सेक्शन पूरा हुआ। अपन नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल डिवीजन में देखा था कि इसके 4 फिजिकल डिवीजन है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, एप्लेशियन माउंटेन रेंज, कैनेडियन शील्ड और सेंट्रल प्लेन्स। तो हमने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा देख लिया है, हमने एप्लेशियन माउंटेन को अच्छे से देखा है, हमने कैनेडियन शील्ड जस्ट अभी बस इतना ही पढ़ना है उसमें देख लिया। और अब हमारे लास्ट पड़ता है ये सेंट्रल प्लेन्स। ये होने के बाद में हमारे बचेगा रिवर्स, लेक्स और इंडस्ट्रीज। इसके बाद में अपने नॉर्थ अमेरिका का पैकअप है। टाटा बाय बाय नॉर्थ अमेरिका। फिर सेंट्रल प्लेन्स के बारे में आ जाओ। सेंट्रल प्लेन्स में ना सिर्फ ऐसे तो नाम तो 3 है यहाँ पे, लेकिन आपको पढ़ना केवल एक ही है। क्यों? क्योंकि मैकेंजी रिवर देखिए, ये जो सेंट्रल प्लेन्स वाला इलाका है ना, ये देखिए कुछ ऐसे लगभग इस शेप में है यहाँ पे मध्यवर्ती मैदान। ये जो मैकेंजी रिवर बेसिन है और ये प्रेरीज ग्रासलैंड और मिसिसिपी रिवर बेसिन, मैकेंजी नदी बेसिन, प्रेरीज घास के मैदान और मिसिसिपी नदी बेसिन, ये तीनों जो है अपने नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। मैकेंजी नदी ऊपर बहती है तो वो नदी बेसिन बनाती है, जो इसको बोलते हैं मैकेंजी नदी बेसिन। बस नाम पता होना चाहिए, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है इसके बारे में। सीधा 1 से 3 पे जंप मारो। मिसिसिपी रिवर बेसिन, यहाँ पे रॉकी माउंटेन से नहीं, मिड से शायद एक नदी बहती है, मिसिसिपी नदी, ठीक है। एक उसकी ट्रिब्यूटरी शायद मिसोरी है, वो रॉकी से आती है। बाकी मिसिसिपी एक नदी है, वो जो है बहुत बड़ी नदी है नॉर्थ अमेरिका की, और वो एक बेसिन एरिया बनाती है। तो उसको नीचे वाले पार्ट में देखिए, पूरा पार्ट है ना, इसके लगभग इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में मिसिसिपी नदी जो है एक रिवर बेसिन बनाती है, बस हमें इतना पता होना चाहिए। और इसमें सिर्फ एक ही खास बात है, इसके बारे में एक ही बात है, वो है चाकत। अब आप पूछोगे चाकत क्या होता है? ये ना शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने। चाकत बोले तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों का मेनली कल्टीवेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। चा मतलब, गैस करो अगर आप, चावल। क मतलब कपास, और त मतलब तंबाकू। ये देखिए, यहाँ पे मिसिसिपी रिवर बेसिन में केवल 3 चीजों का मेन कल्टीवेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। चाकत बोले तो चावल, क से कपास, त से तंबाकू। बस इसके बारे में एक बात, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। मैकेंजी रिवर बेसिन पता होना चाहिए दिमाग में। तीसरा, मिसिसिपी रिवर बेसिन के बारे में एक चीज पढ़नी है, क्या कि यहाँ पे चाकत का कल्टीवेशन होता है। चाकत बोले तो चावल, कपास, तंबाकू। दूसरे पे आ जाओ, प्रेरीज ग्रासलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, ये नॉर्थ पार्ट, ये सेंट्रल प्लेन रीजन है, इसके नॉर्थ पार्ट में नीचे तो कौन सा पाया गया? मिसिसिपी वाला। ऊपर वाले नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है ये अपने प्रेरीज घास के मैदान। इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसको थोड़ा देखना है जरूर। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये प्रेरीज, मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ इसको, ये देखिए, ये प्रेरीज ग्रासलैंड है, ये इतना है। अब इसके बारे में खास बात क्या, सबसे पहले तो ये देखिए, ये ना कौन से अक्षांश में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में या अपने टेम्परेट जोन में? तो ये आता है टेम्परेट जोन में आता है, मतलब उष्ण में आता है या शीतोष्ण में आता है। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। तो ये शीतोष्ण वाले एरिया में आता है, तो इसीलिए कौन सा, कैसा मैदान है घास का? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। शीतोष्ण आपको पता है ना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये सब प्रेरीज ग्रासलैंड। इसके बारे में 2-3 खास बातें। एक तो ये थोड़ा, ये देखिए, ये अपने बाउंड्री है कनाडा और यूएसए की, थोड़ा सा अपने कनाडा में भी और थोड़ा ज्यादा अपने यूएसए में, ज्यादा पोर्शन इसका कहाँ पे पड़ता है? यूएसए में। दूसरी, ये टेम्परेट घासलैंड है, शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो चरनोजम सॉइल पाई जाती है, चरनोजम मृदा। ये देखिए, इसका नाम लिखा है, बिंदी आएगी यहाँ, चरनोजम मृदा। अब इस मृदा के बारे में ऐसी खास बात क्या है? तो इस मृदा की पहले तो मैं आपको फोटो बताती हूँ। आप ना इस मृदा की फोटो देखिए, ये रही, ये वाली मृदा। ये दिखने में कैसी है? काली है। कोई मिट्टी काली तब होती है जब उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो
ऐसी मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमस मात्रा है मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन जो कृषि वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये कलर में काली होती है क्योंकि ह्यूमस ज्यादा है। तो ये चरनोजम सॉइल है, पाई जाती है यहाँ पे प्रेरीज घास के मैदान में, और यहाँ पे अच्छी ठीक ठाक अच्छी कृषि हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे पशुपालन भी होता है। कहाँ पे? प्रेरीज घास के मैदान में पशुपालन होता है। दो बातें, एक तो यूएस से कनाडा में फैला हुआ है, कैसा मैदान है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास का मैदान है, चरनोजम सॉइल पाई जाती है, चरनोजम मृदा है, और एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, पशुपालन भी किया जाता है। ये देखिए कितने क्यूट है ये। इनका नाम आपको मैं बताऊंगी, आपको यकीन नहीं होगा। इनका नाम है, ये तो हम अपन तो इनको गिलहरियां बोलते हैं, छोटी छोटी गिलहरी। इनका नाम है प्रेरी डॉग, प्रेरी के कुत्ते। मेरे को तो नजर नहीं आ रहा किस एंगल से इनको ये कुत्ते लग रहे हैं, बट डॉग तो इन्होंने लिखा था। खैर ये बहुत क्यूट थे, दोनों शेयरिंग कर रहे एक घास के टुकड़े को। चलिए, तो एग्रीकल्चर, अब मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे चरनोजम सॉइल पाई जाती है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है। आपको पता है यूएसए और कनाडा को वीट मतलब अपने गेहूं का अग्रणी एक्सपोर्टर बनाने में इस प्रेरीज घास के मैदान का बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेहूं की बहुत अच्छी कल्टीवेशन होता है। आप देखिए कि वीट कल्टीवेशन जो होता है ना, उसका जो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग जो अपन एरिया कहेंगे ना, वो एक बोलते हैं विनिपेग लेक वाले एरिया को। डब्ल्यू से वीट तो डब्ल्यू से विनिपेग झील है, ये विनिपेग झील है। इस एरिया में गेहूं का सबसे बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लीडिंग एक्सपोर्टर बनाते हैं यूएस और कनाडा को, ठीक है। और यहाँ पे मेज कल्टीवेशन भी होता है, मक्के की खेती भी की जाती है। आई गेस फोटो है इस चलो मक्के की फोटो नहीं है, बाकी मक्के की खेती भी की जाती है, चरनोजम सॉइल में बढ़िया होती है। और यूएसए का कॉर्न बेल्ट कहा जाता है ये प्रेरीज घास के मैदान जो पड़ते हैं अपने यूएसए के अंदर। ये देखिए इधर, ये शायद इस ऐसे बनता है, ये यूएसए का कॉर्न बेल्ट, ये यूएसए का कॉर्न बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे ना मक्के की खेती बहुत प्रचुर भरपूर मात्रा में होती है और उसका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा किया जाता है यहाँ से। ये क्या है? घास, ये ना प्रेरीज घास है, ये छोटी छोटी अच्छी सी, कितना सुंदर, ठीक है। और ये कॉर्न बेल्ट है यूएसए की। चलिए, अब एक लास्ट चीज है, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में अपना सेंट्रल प्लेन्स भी खत्म हो जाएगा। तो ये फोटो देखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक दो और एक्स्ट्रा बातें। शिकागो जो पड़ता है आपने, वो मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा मीट प्रोसेसिंग कहीं पूछे तो कहाँ होती है? शिकागो में होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ट्राइब पाई जाती है, जो अपने प्रेरीज ग्रासलैंड है, वहां पे ट्राइब देखी जाती है। उसका नाम, ट्राइब्स के नाम है अपाचे, क्रो, क्री, एक और नाम होता है पोनी। खैर 3 भी याद रख लो तो भी बहुत अच्छी बात है। अपाचे, क्रो, क्री, अपाचे, क्रो, क्री। मैंने हिंदी में नहीं लिखा इसको, अपाचे कॉमा क्रो और क्री, ये 3 तरह की ट्राइब्स पाई जाती है यहाँ पे। और अब एक यहाँ नेटिव पीपल पाए जाते हैं, मतलब ये प्रेरीज घास के मैदान में कुछ लोग रहते हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनको बोला जाता है रेड इंडियंस। रेड इंडियंस, आप इनको लाल भारतीय मत बोल देना कहीं, रेड इंडियंस बोलते हैं। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, शायद शक्ल से लाल है थोड़ी इसलिए रेड इंडियंस बोलते हैं, बाकी ये इस तरह दिखते हैं। ट्राइब है एक तरह से और रहते हैं। तो ये था इनके बारे में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि कौन कौन से प्लेटोज है नॉर्थ अमेरिका में। तो हमने देखा कि 7 प्लेटो पाए जाते हैं। कोलंबिया है किस किस के बीच में? कैस्केड और रॉकी माउंटेन। फिर नीचे है ग्रेट बेसिन देखा, सेरा नेवादा और रॉकी माउंटेन। फिर थोड़ा नीचे है तो कोलोराडो देखा, किसके? फुटहिल रीजन, पदेन क्षेत्रों में रॉकी माउंटेन के। फिर हम थोड़ा और नीचे है तो मैक्सिको आया, तो मैक्सिको में मैक्सिकन प्लेटो देखा। फिर थोड़ा ऊपर गए तो एडवर्ड देखा। फिर थोड़ा और गए तो ओजार्क देखा। फिर थोड़ा और गए तो कैनेडियन शील्ड देखा। उसके बाद में हमने एक एक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जानी। कोलोराडो, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, एडवर्ड ओजार्क नहीं पढ़ना था, मैक्सिको देख लिया, कैनेडियन शील्ड देख लिया। फिर हम सेंट्रल प्लेन्स में आए। सेंट्रल प्लेन में नॉर्थ अमेरिका में 3 ही है। एक तो है ऊपर मैकेंजी रिवर बेसिन, कुछ नहीं पढ़ना, बस नाम पता होना चाहिए। सबसे नीचे 3rd पे और मिसिसिपी रिवर बेसिन, एक बहुत बड़ी नदी है मिसिसिपी जो इस बेसिन को बनाती है। और यहाँ पे
3 चीजों का कल्टीवेशन होता है। चाकत, चाकत बोले तो चावल, कपास, तंबाकू। उसके बाद बीच में हो प्रेरीज ग्रासलैंड, प्रेरीज घास के मैदान। कैसे घास के मैदान है ये? टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास के मैदान है। क्या खास बात है इनकी? वही चरनोजम सॉइल पाई जाती है अच्छी। चरनोजम की खास बात पहले बता दो तो ह्यूमस ज्यादा होते हैं, ब्लैक होती है कलर की, रिच होती है मिनरल्स, मतलब जो न्यूट्रिशंस में, तो अच्छी सी खेती हो जाती है यहाँ पे। क्या मेनली क्या कल्टीवेशन होता है? तो वीट का अच्छा कल्टीवेशन होता है, जो यूएस कनाडा को अग्रणी जो वीट एक्सपोर्टर है वो बनाने में सहायकता प्रदान करता है। फिर मेस कल्टीवेशन भी होता है। कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए की इसी मैदान, प्रेरीज घास के मैदान में लोकेटेड है। उसके बाद में देखा कि शिकागो जो है वो किसके लिए फेमस है? अपने मीट प्रोसेसिंग के लिए। फिर यहाँ पे अपने कुछ ट्राइब्स देखिए, अपाचे, क्रो, क्री। और फिर अपन ने देखा यहाँ की जो नेटिव पीपल है, जो इंडिजिन जो वहाँ रहते हैं इस घास के मैदान में, जो नेटिव पीपल, उनको बोलते हैं रेड इंडियंस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आप रिवीजन करेंगे, एटलीस्ट साथ में लिखे बैठे नोट्स बनाएंगे। ये सब मैं इसीलिए लिखती हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आप भी नोट डाउन करके इनको समझ सके, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी आप करते रहिएगा। नॉर्थ अमेरिका 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।